एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन की यूनिट 2। तो यूनिट 2 का नाम है कंसेप्ट एंड द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। हम यूनिट 1 पहले कर चुके हैं और ये हमारी यूनिट 2 है। यूनिट 2 में है, सबसे पहले तो आपको इंक्लूजन का मतलब पता होना चाहिए कि इंक्लूजन होता क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इंक्लूजन एक एजुकेशनल प्रैक्टिस है जिसमें आप स्टूडेंट्स को एक साथ बिठाते हो, यानी कि स्पेशल बच्चा भी साथ में बैठेगा और एक नॉर्मल चाइल्ड भी साथ में बैठेगा और दोनों फुल्ली इंटीग्रेटेड होंगे। दे आर इन द जनरल क्लासरूम, और एक जनरल क्लासरूम होगा जैसे स्कूल का क्लासरूम होता है, हर तरीके का बच्चा एक ही क्लास में बैठेगा। तो इंक्लूजन का मतलब यही होता है कि बच्चे की कैसी भी नीड्स हो, स्पेशल हो, नॉर्मल हो, ठीक है, तो वो सब एक साथ बैठेंगे, फुल्ली इंटीग्रेटेड रहेंगे, सबकी सेम बुक्स रहेंगी। बस ये होता है कि जो स्पेशल बच्चा है ना, उसको थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा प्रोवाइड करना होता है, बाकी पूरा फुल्ली इंटीग्रेटेड रहता है। नेक्स्ट इज मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन होती है जब स्पेशल नीड वाले बच्चे को थोड़ी देर के लिए हम जनरल क्लासरूम में बिठा देते हैं, लेकिन फुल्ली नहीं बिठाते हैं। जैसे स्कूल शुरू हुआ, पहले के 2 पीरियड बच्चे, जो स्पेशल बच्चे हैं वो जनरल क्लासरूम में बैठे, 2 पीरियड खत्म होने के बाद वो वापस से अपनी सेपरेट क्लासरूम में चले गए। तो ये होता है मेन स्ट्रीम एजुकेशन। मीन्स बहुत थोड़े टाइम के लिए उनको जनरल क्लासरूम में बिठाना, बहुत कम इंटीग्रेशन करना, इसको बोलते हैं मेन स्ट्रीमिंग। जो इंक्लूजन है वो एक फिलॉसफी है। ये इस आइडिया पे बेस्ड है कि हर एक इंडिविजुअल, रिगार्डलेस कि उसको क्या डिसेबिलिटी है, कैसा है, क्यों है, हम ये चीज़ें नहीं देखेंगे, वो उन सबको इक्वल राइट है सोसाइटी में और उसको फुल्ली इंटीग्रेट करके रखना है। तो इंक्लूजन किसी में भेदभाव नहीं करता है, सबको इक्वल राइट देता है, इक्वल चांस देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। तो यही है इंक्लूजन की फिलॉसफी। अब इंक्लूजन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब हम कह तो रहे हैं कि हम सबको साथ बिठाएंगे, सपोर्ट देंगे अगर सपोर्ट चाहिए, हम उन्हें अलग अलग सेग्रीगेट नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे, मार्जिनलाइज नहीं करेंगे। तो हम ये सब कर रहे हैं, तो हम इसका फ़ायदा क्या है, इंक्लूजन का फ़ायदा क्या है, हमें वो भी देखना पड़ेगा। इंक्लूजन का फ़ायदा यही है कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ना साथ में लेके आता है, वैरायटी ऑफ थिंग्स को एक साथ इकट्ठा करता है। ये एटीट्यूड को चैलेंज करता है टुवर्ड्स डाइवर्सिटी। ठीक है, माना सब बच्चे अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग बच्चों को भी एक साथ किया जा सकता है, तो एज अ यूनिटी दिखाते हैं हम। लेस कॉस्टली, इसमें कॉस्ट पैसे भी कम लगते हैं क्योंकि देखो एक ही क्लासरूम में जब सारे बच्चे बैठे होंगे तो लो कॉस्ट भी होगा ये। नो एडिशनल कॉस्ट टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स के ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। जैसे अगर एक पेरेंट अपने बच्चे का एक एडमिशन स्पेशल स्कूल में कराता है तो वहाँ पर फीस ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है बच्चे को, उसके अलग इक्विपमेंट्स, अलग बुक्स, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनके उनसे बहुत सारे चार्जेस लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी बच्चे को नॉर्मल क्लासरूम में बिठा रहे हो तो उसका इतना चार्ज नहीं लगता। नॉर्मल स्कूल्स में इतना चार्ज नहीं है ज़्यादा, स्पेशल स्कूल्स में है। यही एक रीज़न है। रिडक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर एंड कोस्ट फ्यूचर डिपेंडेंस। तो इससे क्या होता है, ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं, ये फ्यूचर में बच्चों को डिपेंडेंसी के लिए प्रमोट नहीं करते। मीन्स अगर बच्चा एक सोशल इन्वायरमेंट में रह रहा है, अपने जैसे बच्चों के साथ रह रहा है, नॉर्मल बच्चों के साथ रह रहा है, तो वो फ्यूचर में जाके ना वो मतलब डिपेंडेंट नहीं बनेगा। तो ये जो डिपेंडेंसी है ना वो रिड्यूस हो जाएगी इन चीज़ों से, वो खुद करेगा, इंडिपेंडेंट बनेगा। यही हायर अचीवमेंट्स लेने में हेल्प करेगा। ऐसे ही जो 60% चिल्ड्रन है स्पेशल एजुकेटर में, उन स्पेशल एजुकेशन में, तो उनकी नीड्स को पूरा करेगा। 80 to 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर एजुकेशन ले पाएंगे, वो भी बिल्कुल माइनर सपोर्ट के साथ। तो सोचो, माइनर सपोर्ट मीन्स खुद तो कर ही रहे हैं ना, 90% खुद कर रहा है, 10% आपने हेल्प कर दी तो क्या बिगड़ गया। इतनी हेल्प तो हम जनरल बच्चे को भी कर देते हैं, ईजी। ऐसे ही जो डिसेबल चाइल्ड होता है वो लेस स्टिग्मेटाइज होता है, जिसे उसको ना डर लगता है सोशली आने से। लेकिन जब वो एक जनरल क्लासरूम में बैठेगा, एक नॉर्मल बच्चे के साथ बैठेगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो वो सोशलाइजेशन उसमें आने लगेगा, वो भी बात करेगा, बात सुनेगा लोगों की, तो उसमें उसका मोटिवेशन बढ़ेगा, तो और सोशलाइज की तरफ जाएगा और सोशलाइजेशन की तरफ जाएगा। तो कोस्ट इफेक्टिव मैंने बता दिया है, ये कोस्ट इफेक्टिव। Next is children with disabilities have access to the wider curriculum and then that which is available the special school.
अब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पेशल स्कूल होता है ना, वहाँ पे जो करिकुलम होता है ना उनके हिसाब से होता है, लेकिन जब वो जनरल स्कूल में आ जाते हैं तो उन्हें ना एक ही करिकुलम फॉलो करना होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो बच्चा है वो एक ही करिकुलम फॉलो करेगा, क्या पता उसके लिए अगर उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग टीचर उसके करिकुलम को चेंज भी कर सकती है। तो ऐसे करके जो हम डिसेबल चाइल्ड है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक इंक्लूजन बेस्ट वे है किसी भी स्पेशल चाइल्ड को प्रमोट करने का, सोशलाइज करने का, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने का। उसको आइसोलेट नहीं करना है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, उसको सेग्रीगेट नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन क्या कहते हैं, इस पे देखो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पढ़े थे पिछले साल, तो इसमें भी ऐसे ही है। अब ये प्रिंसिपल प्रमोट करते हैं इक्वलिटी, एक्सेस, अपॉर्चुनिटी एंड राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन। ठीक है, वो डिसेबल है या डिसेबल नहीं है तो उसको हर एक तरीके का राइट मिलना चाहिए, केयर मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, और उसका जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनजस्टिस है, उन सबको घटाना है, बिल्कुल रिड्यूस करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल एंड एक्सेस। सबसे पहला, सबको समान अधिकार है शिक्षा का। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि सबको इक्विटेबल एक्सेस है, रिगार्डलेस उसकी ह्यूमन एबिलिटीज़ क्या हैं, एक्सपीरियंसेस क्या हैं। ठीक है, उसको कोई डिसेबिलिटी है, किस तरह की है, तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको इक्वल राइट्स मिलेंगे। नेक्स्ट, राइट टू इक्वलिटी, सेम ये भी यही इंश्योर करता है एवरीवन हैज़ एक्सेस टू द सेम अपॉर्चुनिटी। इक्विटी इंश्योर ऑल द पीपल हैव द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, कंट्रीब्यूट एंड डेवलप रिगार्डलेस ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो सबको अधिकार है डेवलप होने का, चाहे वो उनकी आइडेंटिटी कुछ भी हो। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। जो ये राइट्स है सबके लिए फेयर रहेंगे, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। अब ये लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट क्या होता है, देखो लीस्ट होता है सबसे कम, और रिस्ट्रिक्टिव होता है रोकने वाला, और इन्वायरमेंट होता है वातावरण। हमें ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें रुकावटें बहुत कम हो। इसका मतलब ये होता है, मैंने हिंदी में मतलब मैं बहुत सिंपली समझा रही हूँ, अब इसको ऐसे याद रखो। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जितने भी बैरियर्स एक डिसेबल पर्सन को हिंडर करते हैं यानी कि रोकते हैं, उन सबको हटाओ। ठीक है, जैसे एक सीपी का चाइल्ड है, वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, उसके लिए रैंप बना दो, नहीं चढ़ सकता लिफ्ट लगवा दो। तो ये सारी चीज़ें करके हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, अगर एक बच्चे को लो विजन है या ब्लाइंड है, तो लो विजन वाले के लिए आप क्या कर सकते हो, आप येलो टेप्स लगाओ। ठीक है, ताकि उसको बिल्कुल ब्राइटली दिखे, या सीढ़ियाँ हैं सीढ़ियों पे लगाओ, स्विच बोर्ड्स पे लगाओ, अगर उसका हाथ ना चला जाए, उसको शॉक ना लग जाए। तो ये सब क्या है, एक लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना। वॉशरूम्स में बार्स लगवा दो, ग्रेस्पिंग बार्स लगवाओ, अपने कॉरिडोर्स में बार्स लगवाओ। तो ये सारी चीज़ें स्कूल करता है ताकि वो एक लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। तो आप पढ़ सकते हो, ये फिजिकल एक्सेस ही नहीं, मतलब एजुकेशनल एक्सेस भी देखते हैं। जैसे एक ब्लाइंड बच्चा है तो वो तो ऐसे टेक्स्ट रीड नहीं कर पाएगा, तो उसको ब्रेल चाहिए, तो उसके लिए ब्रेल अवेलेबल कराई जाए, सारी चीज़ें आती हैं। तो हर तरीके का एक्सेस में आता है। इसमें एग्जाम्पल भी है, जैसे रैम्प्स लगवाना, अनब्लॉक्ड कॉरिडोर्स रखना, डोर्स प्लेसमेंट करना, डोर हैंडल्स लगवाना, ब्रेल देना बच्चों को अगर उसको ज़रूरत है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कहता है कि, ये कहता है इट प्रिस्क्राइब्स एन अकाउंटेबल सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम मीन्स बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल सिस्टम। It is able to adapt the changes in the company as suits the interest of the abilities। ये कहता है कि जिस बच्चे को जितनी ज़रूरत है, जितनी उसकी एबिलिटी है, जैसा उसका इंटरेस्ट है, उसको वैसी ही फैसिलिटीज़ देना। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन कहता है कि सब बच्चों को सेल्फ हेल्प की, मतलब सबको पता होना चाहिए कि सेल्फ हेल्प क्या है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। तो यही बच्चों के राइट्स के बारे में ही बात है। स्टूडेंट और टीचर को दोनों को साथ में मिलके काम करना है, स्टडीनेस से काम करना है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, नीड ऑफ लर्नर। डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर मीन्स अगर एक स्कूल में बहुत सारी नीड्स के लर्नर हैं तो सबकी नीड्स का ध्यान रखा जाएगा। सबकी अलग अलग नीड्स होती है, यूनिक नीड्स होती है, सबकी नीड्स को फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट को फ्लेक्सिबल रखना है। ठीक है, तो इसमें यूडीएल आता है। यूडीएल आप सबको पता है क्या है,
वरना आगे भी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वहाँ आपको समझ आ जाएगा। तो यूडीएल एक ऐसी अप्रोच है जो हम डाइवर्स लर्निंग नीड्स में उसको कंसिडर करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन। प्रिंसिपल ऑफ सपोर्ट मीन्स यहाँ पे बच्चों को सपोर्ट मिलेगा, फुल पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इररिस्पेक्टिव कि उसको क्या डिसेबिलिटी है, उसको सोशलाइजेशन का मौका मिलेगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब काइंड ऑफ उनको ना प्रमोट करने की बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी, वही हर चीज़ में इक्वल एक्सेस देना, एजुकेशन रिगार्डलेस कि उसकी सोशल क्लास क्या है, रेस क्या है, जेंडर क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है, एथनिक बैकग्राउंड क्या है, फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी। तो आप यूडीएल के साथ आप उन सब चीज़ों से डील कर सकते हो। यूडीएल के भी 3 प्रिंसिपल होते हैं, एंगेजमेंट, प्रेजेंटेशन एंड एक्शन एंड एक्सप्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हम एक और वीडियो में यूडीएल में बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ, एक अलग वीडियो बना के, कि यूडीएल का आपके पेपर में 10 या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसमें लिखना क्या है एग्जैक्टली। बहुत बच्चे गलत करके आते हैं इससे, उनको पता ही नहीं है यूडीएल क्या होता है। तो मैं इसको अच्छे से कराऊंगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है? ये कहता है मीन्स द इंक्लूजन of the child with a disability in the proportion of the presence of general student। तो ये proportion को बताता है। अगर एक जनरल क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 80 तो क्या है, नॉर्मल बच्चे हैं, लेकिन 20 क्या उनमें से इम्पेयर्ड है। तो ये एक प्रोपोर्शन देता है, ये टीचर्स को बताता है कि अगर आपकी 20 बच्चों की क्लास है तो आप उसमें सिर्फ 2 ही या 1 ही बच्चा ऐसा रख सकते हो, स्पेशल बच्चा रख सकते हो, इससे ज़्यादा स्पेशल बच्चे नहीं रख सकते। क्लास के साथ होते हैं, ये नहीं है कि पूरी क्लास भर दी, नहीं, ऐसा नहीं होता है इसमें। उनका रेशो 80:20 का रहता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ जीरो रिजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है। जीरो रिजेक्शन, इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ की पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। ये इंडिविजुअल आईडीई एक्ट में भी है। इसमें क्या होता है कि जो स्पेशल एजुकेशन है, जो स्पेशल एजुकेशन लॉ है जो यूएस ने बनाया है, ये कहता है कि कोई भी चिल्ड्रन डिप्राइव नहीं रहेगा, यानी कि उसको एजुकेशन मिलेगी, फ्री मिलेगी, ठीक है, टिल 18 तक उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी, पब्लिक फैसिलिटीज मिलेंगी अगर वो डिसेबल है तो, ठीक है। वैसे तो स्कूलों में जनरल बच्चों के लिए भी फ्री के मुकाबले ही फीस होती है, देनी होती, फ्री होता है। तो और जो ये डिसेबल हैं उनको तो बिल्कुल ही फ्री है, उनसे तो कोई पैसा लिया ही नहीं जाएगा, उनकी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को ये प्रमोट करता है। तो जीरो रिजेक्शन का मतलब यही होता है कि आपको रिजेक्शन नहीं दिखना पड़ेगा, बिल्कुल रिड्यूस करना है, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी है ये। तो ये हो गए आपके प्रिंसिपल्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं 2.3। 2.3 में ना हम कुछ मेन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन क्या होता है? आप देख रहे हो कि जो सर्कल है ना, ये क्लासरूम है, जो कलर्ड नहीं है, जो सर्कल्स कलर्ड नहीं है, वो नॉर्मल बच्चे हैं, जनरल बच्चे, और ये जो कलर्स से हैं ये स्पेशल स्टूडेंट्स हैं। तो ये होता है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन में क्या होता है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, उनका बिल्कुल एक्सेस नहीं होता नॉर्मल क्लासरूम में, ना तो वो डायरेक्टली, ना कोई इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेस नहीं होता। occurs when the students are directly or indirectly prevented from the access to education in any form। इसमें हम बिल्कुल एक्सेस नहीं देते हैं उसको, जनरल क्लासरूम में बिल्कुल एक्सक्लूडेड रखते हैं। तो आप इससे ना, आप इसको एज अ स्पेशल स्कूल ही मान सकते हो, जैसे नॉर्मल बच्चों का अलग स्कूल और स्पेशल बच्चों का अलग स्कूल। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक क्लासरूम स्पेशल बच्चों का, एक क्लासरूम नॉर्मल बच्चों का। तो यहाँ पे स्पेशल अलग रहेंगे, नॉर्मल बच्चे अलग रहेंगे। तो इट अकर्स when the education of the student with disability is provided the separate environment and designed in isolation from the students without disabilities। तो यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है। जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, जो कलर्ड ही हैं सर्कल्स, उनको बिल्कुल सेपरेट किया जाता है, और जो नॉर्मल हैं उनको बिल्कुल सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे फुल्ली आइसोलेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कुछ समय के लिए उनको एक क्लासरूम में बिठाते हैं थोड़े टाइम के लिए, और फिर वापस दूसरे क्लासरूम में ले आते हैं। जैसे मैंने आपको मेन स्ट्रीमिंग का बताया था, 2 पीरियड बच्चों को साथ बिठाया, फिर अपने क्लासरूम में ले गए अलग। तो ये होता है इंटीग्रेशन। इट इज़ अ प्रोसेस
of placing the person with disability in existing mainstream educational institution. देखो आ गया ना mainstreaming थोड़े टाइम के लिए, as long as farmer can adjust under standardized requirements such of the institutes. तो इसमें ऐसे थोड़े टाइम के लिए उसको साथ बिठाते हैं और फिर वापस अलग कर देते हैं. नेक्स्ट इज इंक्लूजन. इंक्लूजन तो आपको पता ही है. इसमें क्या है, देखो एक क्लासरूम है, उसमें फुल्ली इंटीग्रेट किया हुआ है बच्चों को. बच्चा यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है. ये भी नहीं है कोई सेपरेट बिठा दिया, एक कोने में बिठा दिया, थोड़े समय के लिए बिठा दिया, नहीं. इसमें पूरे टाइम बच्चे इसी क्लासरूम में रहेंगे, बच्चों के बीच में रहेंगे. तो आप इसको रीड कर सकते हो. इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक reforms, importing changes and modification in the content, teaching methods, approaches, structure, strategies in education, and it overcomes the barriers of the students with special need. तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को ना फुल्ली सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं. मॉडिफिकेशन चाहिए सिस्टम में या फिर कोई अडेप्टेशन चाहिए, उसके लिए टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाएँ, अप्रोचेस यूज़ की जाए, स्ट्रैटेजीज यूज़ की जाए. तो यहाँ पे हम सारे बैरियर्स को ओवरकम करते हैं, ठीक है, उनको पार करते हैं और ऐसे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है इंक्लूजन में. अब ये कुछ ना एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. सबसे पहले आते हैं इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मैंने बताया आपको कि थोड़े समय के लिए इंटीग्रेट कर देना. साथ में बिठा रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन फुल्ली नहीं पढ़ा रहे हैं. थोड़े टाइम के लिए बिठा रहे हैं, फिर उनको आइसोलेशन में छोड़ के आ रहे हैं. तो ये क्या बात हुई? बिठाना है तो ढंग से बिठाओ, अच्छे से बिठाओ. यही चीज़ है. अब इसकी एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस है. पहला क्या है, ये सारे बैरियर्स को ब्रेक डाउन करता है. नेगेटिव एटीट्यूड लेके जो एटीट्यूड है उसको कम करता है. नेक्स्ट, सोशल इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है. टीचर्स की लोकल कम्युनिटीज स्ट्रेंथन करता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट लेके आता है. बच्चों को सोशलाइज करता है. कॉस्ट रिड्यूसिंग है, ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती, इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस की कॉस्ट नहीं लगती, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाती है. बच्चों को जिस स्पेशल में आप पढ़ाओगे ज़्यादा पैसे लगेंगे, रेगुलर एजुकेशन में कम पैसे लगेंगे. तो ऐसे होता है. Some research states that children in integrated and inclusive settings have higher achievement level. कुछ रिसर्च से ऐसा पता चला है कि जो बच्चे स्पेशल स्कूल में पढ़ रहे हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं होते जितने अचीवमेंट्स एक स्पेशल बच्चा नॉर्मल स्कूल में ले लेता है. क्यों? क्योंकि भाई बच्चा सोशलाइज हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ रहा है, तो उसमें भी नॉर्मल वाली क्वालिटीज़ आएंगी. वो भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझेगा, ठीक है. ये सारी चीज़ें होती हैं. नेक्स्ट, इसकी डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले इसकी डिसएडवांटेज है इनएबिलिटी टू अकोमोडेट द लर्निंग नीड्स ऑफ द होल. देखो स्कूल है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये नॉर्मल स्कूल बच्चे की सारी नीड्स पूरी कर दे. स्पेशल वालों के पास तो स्पेशल इक्विपमेंट्स होंगे, स्पेशल टीचर्स होंगे, स्ट्रैटेजीज होगी, हर तरीके की फैसिलिटी होगी. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यही सारी फैसिलिटीज़ एक जनरल स्कूल में भी प्रेजेंट होंगी. यहाँ पे यही आ जाता है कि वो ना बच्चे के हिसाब से अकोमोडेट नहीं कर पाते. प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं. रिक्वायर असिस्टेंस बाय द पेरेंट्स, वॉलंटियर्स एंड ओल्ड चिल्ड्रन. तो यहाँ पे असिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ती है. ये था हमारा इंटीग्रेशन. नेक्स्ट आते हैं हम इंक्लूजन पे. इंक्लूजन की बहुत सारी एडवांटेजेस है और मैं आपको बात बताऊँ कि जो आपके प्रिंसिपल्स हैं ना, आप उनको भी यहाँ रिपीट कर सकते हो. सारी एडवांटेजेस हैं. नेक्स्ट इज स्कूल रिस्पॉन्ड टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बेनिफिट करता है. सारे तरह के बच्चे एक साथ बैठते हैं, एजुकेशन एक्सेस करते हैं, पूरी डाइवर्सिटी साथ बैठती है. लो कॉस्ट होता है बिल्कुल भी, ठीक है. नो एडिशनल कॉस्ट, इनको एडिशनल कॉस्ट नहीं लगता. सोशल वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा है. हायर अचीव करता है बच्चा, हाई अचीवमेंट्स लेवल पे जाता है, क्योंकि इसमें सेग्रीगेट तो कर नहीं रहे हैं बच्चों को, अलग तो बिठा नहीं रहे हैं, नॉर्मल क्लासरूम में बिठा रहे हैं, उनके साथ कंपटीशन करता है, उनके साथ जीतता है, हारता है, हंसता है, बोलता है, तो सोशलाइज बढ़ता है. और जो सोशलाइज होना शुरू कर देता है बच्चा, वो नहीं रुकता, फिर वो अचीव करता है. नेक्स्ट, 60% ऑफ स्पेशल एजुकेशन नीड्स कैन बी एजुकेटेड एंड नो अडेप्टेशन. यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को कम से कम सपोर्ट दिया जाता है तो बच्चा ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनता है, ठीक है. रेगुलर स्कूल में माइनर अडेप्टेशन के साथ उनको पढ़ाया जाता है. जो डिसेबल चाइल्ड है वो लेस स्टिग्मेटाइज रहता है, मोर सोशल बनता है, ठीक है. लेस स्टिग्मेटाइज मीन्स आइसोलेशन कम फील करेगा, सोशली ज़्यादा फील करेगा. नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और जो CWSN मीन्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उसको पूरा वाइडर एक्सेस मिलता है करिकुलम का और
स्पेशल मतलब उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब इसकी ना कुछ डिसएडवांटेज होती है। इसमें क्या होता है, आप देखो जो टीचर उनको पढ़ा रहा है उसके पास टीचिंग स्किल्स तो है, क्या वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाएगा, पीपल टू पीपल टीचर रेशो बन पाएगा? क्योंकि आपने देखा होगा जनरल क्लासरूम में बच्चे ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल बच्चे ही ज़्यादा होते हैं, वो स्पेशल को भी बिठा दोगे, ठीक है, तो एक टीचर जो 39 को ही नहीं पढ़ा पा रहा है तो उस एक पे और कैसे एक्स्ट्रा ध्यान दे पाएगा? ये किसका डिसएडवांटेज है। पोस्ट अडेप्टिंग करिकुलम अलाउ, क्या पता स्कूल के पास फंड है नहीं है, क्या वो उसकी नीड्स को पूरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा। सप्लाई ऑफ टीचर एड्स, टीचर्स की जो एड्स बच्चे को चाहिए होती है वो बहुत कॉस्टली है, क्या स्कूल के पास इतना फंड है? ठीक है, टू इम्प्रूव द पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ द चाइल्ड विद डिसबिलिटीज, तो भी इन चीज़ों में ना जो स्कूल है वो लैक करता है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या पता उनकी बच्चा सीपी है उनके वहाँ पे रैम्प है ही नहीं, वो बेचारा क्लास में जा ही नहीं पा रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। Next, it requires the assistance of parents, volunteers and old children's investment in specially trained mobile resources teachers, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, आप इनको पॉइंट टू पॉइंट याद करो, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं और ये आ सकते हैं पेपर में। भाई इंक्लूजन तो इम्पोर्टेंट है ही, कुछ भी आ सकता है, तो ये इनमें डिफरेंस है। जो भी मैंने आपको सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन, इंक्लूजन पढ़ाया है उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको एज इट इज़ याद करो। इसमें मेरे पढ़ाने लायक देखो कुछ है नहीं, बट मैं बता देती हूँ। ये तीनों डेफिनेशन है, इसमें बच्चे को बिल्कुल सेपरेट किया जाता है, इसमें बच्चे को थोड़ी देर के लिए बिठाते हैं और इसमें तो फुल्ली उसको पूरी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। यहाँ पे बच्चा आइसोलेट होता है, यहाँ पे कोलैबोरेट करता है और यहाँ पे इक्वली पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ग्रुप्स में दे देते हैं, यहाँ पे कंबाइन करके पढ़ाते हैं और यहाँ पे तो बिल्कुल मीन्स इसमें तो सबको अलाउ कर दिया जाता है कि आप सेम इन्वायरमेंट में पढ़ोगे, जैसे मर्जी वैसे करोगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये मैंने गलती से उल्टा लिख दिया तो आप उसको सीधा कर लेना, ठीक है। ये एजुकेशनल सेटिंग है, यहाँ ये स्पेशल स्कूल्स में ये चीज़ होती है, ये मिक्स क्लासरूम होते हैं और ये मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये वर्क प्लेसेस हैं, ये पॉलिसीज हैं कुछ, बस ये हमारे 2.3 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट 2.3 में क्या है, 2.3 में हम कुछ बैरियर्स पढ़ेंगे। बैरियर्स होता है रुकावटें। इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, हमारे पास 3 टाइप के बैरियर होते हैं, सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल। सोशल बैरियर्स क्या होता है, सोशल मीन्स जो सोशली सोसाइटी में क्रिएटेड होते हैं, जैसे नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड में क्या होता है कि लोगों के अंदर फीलिंग होती है, मैनर होता है ऐसा कि वो चाहते ही नहीं है कि एक स्पेशल जो पर्सन है वो आगे बढ़े, तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक सी सोच होती है उनकी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनल एंड प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन रहता है, प्रेजुडियस मीन्स उनके खुद के ही पुराने विचार होते हैं, नेगेटिव ओपिनियन देते हैं, नेगेटिव जजमेंट्स देते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट स्पेशल सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, सोशल फैक्टर होते हैं जैसे डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन, लैक ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, फाइनेंशियल कंसंट्रेंट्स, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या पता बहुत वीकर बैकग्राउंड से आ रहा हो, ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। सोशल रिजिडिटी होती है, लेस फ्लेक्सिबल होता है थिंकिंग, हिंडर्स देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, तो ये सारी चीज़ें बहुत सोशली रिजिड बना देती है एक इंसान को, वो ज़्यादा सोच नहीं पाता है। तो सोसाइटी जब किसी को इतना परेशान करने लग जाती है तो फिर आदमी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उसको ओवरकम कर पाए, ठीक है, कर जाते हैं लोग, बिल्कुल करते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पेरेंटल अवेयरनेस, कई बार पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं रहती है, पहले किसी को अवेयरनेस नहीं थी, अब तो बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, बाहर निकलें, कुछ करें, और बहुत अच्छी आज के दिन बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन सोशल फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि कई बार पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती तो बच्चा रुक जाता है, इससे उसकी जो चाइल्ड है उसको सोशलाइजेशन पे, इंटीग्रेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, उनको सपोर्ट ही नहीं मिल पाता। नेक्स्ट टीचर बायस एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट, कई बार टीचर बायस्ड हो जाते हैं, अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मल चाइल्ड को ज़्यादा फेवर करते हैं, स्पेशल चाइल्ड को फेवर नहीं करते हैं, अनइक्वल पार्टिसिपेशन रखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हैं, तो ये सारे फैक्टर हैं। सोशल अब्यूज़, कई बार सोशल अब्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है, सीवियर डीप ट्रबल्स से गुजरना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट एजुकेशनल बैरियर्स क्या है, सबसे पहला होता है फिजिकल बैरियर,
एजुकेशन में फिजिकल बैरियर, जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में एक्सेसिबिलिटी होगी तभी तो आप जाओगे, ठीक है। अगर आप, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया, सीपी चाइल्ड है, क्लासरूम में चौथे फ्लोर पे लिफ्ट है नहीं, रैम्प्स है नहीं, तो वो कैसे जाएगा, यही प्रॉब्लम रहती है। तो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। तो स्कूल में है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रैम्प्स, एलिवेटर्स, एक्सेसिबल रेस्टरूम्स, तो ये सारी चीज़ें स्कूल में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो वहाँ पे क्या है, एजुकेशनल बैरियर है बच्चे के लिए। नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रेन टीचर, कई बार स्कूलों में ट्रेन टीचर नहीं होते, कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं होती, उन्हें नहीं पता होता कि बच्चे को कैसे समझाना है, कैसे नहीं समझाना है, क्या यूज़ करने हैं। अगर उसको एक मेथड से समझ नहीं आ रहा है तो दूसरा यूज़ करने हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगानी है, तो वो एक बच्चे की डाइवर्स नीड पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये क्या है, लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जैसे स्पेशल एजुकेटर है, जनरल टीचर है, एनजीओ है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो अच्छे से कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, इट इज़ अ बैरियर। नेक्स्ट इज करिकुलम एडजस्टमेंट चैलेंजेस, कई बार स्टैंडर्डाइज करिकुलम यूज़ किया जाता है, लेकिन बच्चों को कैसा चाहिए, फिर फ्लेक्सिबल करिकुलम चाहिए, क्योंकि तो स्पेशल उनकी नीड्स डिफरेंट है, तो एक फ्लेक्सिबल करिकुलम उन्हें नहीं मिल पाता है, उनके हिसाब से चीज़ें अडेप्ट नहीं हो पाती, अकोमोडेट नहीं हो पाती है, तो ये एक रीज़न बन जाता है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, उसे टीचर की भाषा ही समझ नहीं आ रही है, उसे बातें समझ नहीं आ रही, उसे लिखना नहीं आ रहा है, लैंग्वेज बैरियर बना हुआ है। क्या पता वो तमिलनाडु का हो और उसको हिंदी इंडियन स्कूल में बिठा दे, उसे हिंदी पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, उसे आ ही नहीं रही है, तो ये क्या है, लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। टीचर्स और पेरेंट्स को दोनों को ध्यान रखना है कि स्टूडेंट की लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर ना बने। ऐसे ही कुछ पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज जैसे रीजन की पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, या फिर उनको नहीं फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं। अब एजुकेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, इनका भी इनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम, जैसे मान लो कि एक बच्चा ब्लाइंड है, वो एग्जामिनेशन देने जा रहा है, तो वो ब्लाइंड है तो उसको ना प्रॉपरली राइटर प्रोवाइड किया करवाया जाता है, उसे प्रोवाइड कराया ना जाए, तो ये क्या है, फिजिकल बैरियर है। नेक्स्ट एजुकेशनल बैरियर है। नेक्स्ट इज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। कई बार जो पेरेंट होता है ना, वो नहीं समझ पाते बच्चों को, वो लेस इन्वॉल्व रहते हैं, ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं कर पाते, तो ये क्या है, जब पेरेंट ही अपने बच्चे के लिए इन्वॉल्व नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बच्चा तो लैक करता है। ऐसे ही उनको एडवोकेसी राइट्स के बारे में बताया जाता है कि इनके ये राइट्स हैं, तो पेरेंट्स अवेयर होते हैं, फिर बच्चे को साथ लेके आते हैं, फिर एजुकेशन में उसको प्रमोट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल बैरियर्स। इकोनॉमिकल मीन्स इट इज रिलेटेड टू द मनी, लैक ऑफ फंडिंग। कई बार स्कूल के पास इतना फंड ही नहीं होता कि उतना बजट बना सके, सारी फैसिलिटीज़ बच्चे को दे सके, रिसोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड करा सके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज एडुकेट ट्रेनिंग फॉर टीचर्स की ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, डाइवर्स क्लासरूम नहीं मिल पाते हैं, सारे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं इन सब चीज़ों को, तो काइंड ऑफ इसमें भी इकोनॉमिकली उनको सफ़र करना पड़ता है। लोग हाई कॉस्ट, जो भी स्पेशल से रिसोर्सेज होते हैं बहुत हाई कॉस्ट होते हैं, स्कूल उनको खरीद नहीं पाता। जैसे हमारे असिस्टिव डिवाइसेस हो गए, टेक्नोलॉजीज हो गई, कंप्यूटर, तो CWSU की चाइल्ड के लिए बहुत सारी असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती है, उसको उसकी नीड्स को पूरा तो करना ही है, उनके पास इतने फंड्स नहीं होते, बात वही घूम फिर के बात वही आ जाती है, स्कूल के पास फंड नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स तो रैम्प्स बनवाने हैं, बार्स लगवाने, क्लब्स में लगवाने हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत कॉस्टली बढ़ जाती हैं स्कूल को। लिमिटेड एक्सेस ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट एंड सर्विसेज, बाहर से जैसे बच्चे को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है, इसको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, बहुत कॉस्टली है, तो ये अवेलेबल ना होना भी एक बैरियर है। इकोनॉमिक डिसअपॉर्टीज मीन्स, जो अगर फैमिली है जैसे वो बहुत लोअर बैकग्राउंड से आ रही है, उनके पास पैसे नहीं है, वो इतना चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो चाइल्ड की लर्निंग पीस में सफ़र करती है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। अब फैसिलिटेटर कौन है, टीचर, जनरल टीचर, स्पेशल एजुकेटर, जो भी बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो फैसिलिटेटर है। समथिंग और समवन दैट फैसिलिटेट समथिंग, हु हेल्प्स टू ब्रिंग द अबाउट एन आउटकम। तो फैसिलिटेटर वो होता है जो आउटकम लाने में हेल्प करे, कुछ करके, उसकी हेल्प करके, उसको सपोर्ट करके बच्चे को
बोलते हैं फैसिलिटेटर। तो ये कोई भी कोच हो सकता है जो अनलिमिटेड सपोर्ट इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, तो वो क्या करता है, जो इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस होती है उनको सपोर्ट करता है। उसके अंदर नॉलेज होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, रेंटलेस कमिटमेंट होता है स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन की, और तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट यूनिट हमारी 2 नेक्स्ट आती है 2.2। 2.2 में क्या है कि फ्रेमवर्क, एक्ट्स, पॉलिसीज एंड प्रोविजंस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी छोटी छोटी पॉलिसीज हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। ये क्या कहता है, ये एक पॉलिसी है, ये लॉन्च हुई थी। इसका गोल ही ये है कि सबको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये अडॉप्ट करती है ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी, कि आपको किसी को भी रिजेक्शन नहीं देना है, सबको फुली एक्सेस प्रोवाइड होना चाहिए। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे अर्ली डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन, फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट, एजुकेशनल प्लेसमेंट, एड्स एंड अप्लायंसेस, support services, teacher training, resource support, individual education plan, parental training and community mobilization, planning and management, removal of architectural barriers, research, monitoring and evaluation, girls with disabilities। ये सारे क्राइटेरिया इसके अंडर में आते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आप इसके बारे में गूगल करके और सारे पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। Next is inclusive education, and inclusive education for the disabled at secondary stages 2009, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंडरी स्टेज एजुकेशन के बारे में बात करता है, किन के लिए बात करता है, डिसेबल पर्सन के लिए। तो ये स्कीम बहुत अर्ली स्कीम है, ये अर्ली इंटीग्रेटेड एजुकेशन पे ध्यान देती है। ये 11th और 12th के बच्चों के लिए होती है, 9th to 12th के बच्चों के लिए होती है बेसिकली। ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान स्कीम इसमें आती है। ये सारे चिल्ड्रंस को एजुकेशन देने की बात करती है अंडर PWD एक्ट और नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंडर भी। तो यहाँ पे बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन में पूरी गाइडेंस और एक्सेस मिलना चाहिए, तो ये चीज़ ये बोलती है। RMSE राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये भी इसके अंडर आता है। ये मल्टी डायमेंशनल रिसर्च है, टेक्निकल कंसल्टेशन भी आता है, वेरियस इम्प्लीमेंटेशन भी है इसके अंदर। ये फंडिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। कोर प्रिंसिपल इसका यही है कि सबको इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए सेकेंडरी लेवल पे। दिस इज पॉसिबल बाय थ्रू द मेकिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स कन्फर्मिंग ऑल द नॉर्म्स एंड अथॉरिटी प्रिस्क्राइब टू। तो ये हेल्प करती है स्कूल्स खुलवाने में, सेकेंडरी स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड कराने में। तो ये सारी चीज़ें के अंडर आती है। ये सारे बैरियर्स को रिमूव करती है, जैसे जेंडर, सोशल, इकोनॉमिक, एनी डिसेबिलिटी बैरियर, सबको रिमूव करती है। यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करती है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। ये आई थी 2017 में। तो इसमें ना 5 ईयर प्लान के अंडर ही आई थी। नेक्स्ट इज रादर एम्बिशियस गोल्स, इसमें गोल्स भी होते हैं और यूनिवर्सल बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के एजुकेशन के लिए ही हैं। ये 2020 में इस पर और भी बहुत सारे गोल्स ऐड किए गए थे। तो ये हमारी यूनिट 2 खत्म होती है।